नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच आने वाली आगामी सीटेट परीक्षाओं के लिए जीके की एक नई सीरीज चला रहा हूं, जिसका कि आज पार्ट 1 रहने वाला है। और पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि किस शासक को पजामा और लंबे जूते पहने हुए निरूपित किया गया है। तो ऐसे कौन से शासक हैं जिनको पजामा और लंबे जूते पहने हुए निरूपित किया गया है? तो इनका नाम है कनिष्क। कनिष्क ऐसे शासक थे जिनको पजामा और लंबे जूते पहने हुए निरूपित किया गया या दिखाया गया है। कनिष्क किस वंश के शासक थे? तो अगर कनिष्क की बात की जाए तो कनिष्क जो है वो कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। ये वही कनिष्क है जिनके द्वारा शक संवत को, याद रखना भैया, शक संवत जो कि भारतीय सरकार का भी कैलेंडर यहाँ पे है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो शक संवत जो है वो इंट्रोड्यूस किया था कनिष्क के द्वारा, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर कुषाण वंश की बात की जाए, कुषाण वंश के जो संस्थापक है इनका नाम था कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस जो है वो कुषाण वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन पूछने वाला, देखो सीटेट की परीक्षा थोड़ी अच्छे लेवल की रहती है, इंडिया लेवल की परीक्षा ये रहती है। तो अगर मैं सीटेट परीक्षा की बात करता हूँ तो क्वेश्चन यहाँ पे एक बार ये भी आया था कि जो कनिष्क है इनके दरबारी कवि कौन थे। तो इनके दरबार में जो विद्वान होते थे वो चरक होते थे, नागार्जुन होते थे, वसुमित्र। तो याद रखना है, चरक, नागार्जुन और वसुमित्र ये जो है वो कनिष्क के शासनकाल के समय ही उनके दरबारी विद्वान होते थे। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है और उतनी वीडियो है जितनी आपकी बैठने की कैपेसिटी भी है। और अगर आपको नोट्स लेने हैं सीटेट परीक्षाओं के लिए जीएस के, तो उसके लिए भी आप हमसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल है यूथ अध्ययन, वहाँ पे आप बिल्कुल इसको फॉलो करें और वहाँ पे आप नोट्स भी हमसे हायर कर सकते हैं। हर्ष के शासनकाल के दौरान आने वाला चीनी यात्री कौन था? देखिए, आपने हर्ष का नाम सुना होगा और हर्ष के शासनकाल के दौरान जो चीनी यात्री भारत आया था इसका नाम था हुएनसांग। हुएनसांग जो है वो हर्ष के शासनकाल के समय भारत आया था। अगर मैं हर्षवर्धन की बात करता हूँ तो हर्षवर्धन एक ऐसे राजा थे जिनका युद्ध हुआ था पुलकेशन द्वितीय। किसके साथ हुआ था? पुलकेशन द्वितीय। और पुलकेशन द्वितीय के साथ जब हर्ष का युद्ध होता है तो उसमें हार जो है वो हर्ष की होती है, इस बात को आपने याद रखना है। और ये जो युद्ध हुआ था हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच में किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये भी याद रखना है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे ये युद्ध होता है और इसमें हार होती है आपके हर्ष की। अगर मैं हर्ष की बात करता हूँ तो हर्ष ने 3 संस्कृत के नाटक लिखे हैं। तो संस्कृत भाषा के 3 नाटक जो है वो हर्ष के द्वारा लिखे गए हैं। इनके नाम है रत्नावली। रत्नावली हर्ष ने लिखा है, प्रियदर्शिका हर्ष के द्वारा और नागानंद। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये तीनों के तीनों नाटक जो है वो हर्ष के द्वारा लिखे गए हैं। और किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में ये नाटक जो है वो लिखे गए हैं। ऑप्शन में बहुत सारे नाम यहाँ पे दिया। ऑप्शन में फाहियान दिया है। फाहियान किसके शासनकाल के समय भारत आया था? क्वेश्चन परीक्षा में पूछने वाला ये भी पूछ सकता है। तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय भारत आया था, इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन पूछने वाला इति सिंह के बारे में भी पूछ लेगा। तो इति सिंह की अगर बात करते हैं तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल के समय भारत आया था, अगर इति सिंह की बात करते हैं। और क्वेश्चन पूछने वाला, क्वेश्चन बहुत सारे नाम यहाँ पे विदेशी यात्रियों के रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो है वो टेट परीक्षाओं, सी टेट परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इति सिंह तो आपके हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आया था। कैप्टन हॉपकिंस का नाम आपने सुना ही होगा। कैप्टन हॉपकिंस की अगर बात की जाए तो ये पहले अंग्रेज़ थे जो कि भारत आए थे। और किसके शासनकाल के समय भारत आए थे? तो जहांगीर के शासनकाल के समय कैप्टन हॉपकिंस भारत आए थे। उसी प्रकार आपने इब्न बतूता का नाम भी सुना होगा। इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय भारत आया था। अल बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और सर टॉमस रो और आपका कैप्टन हॉपकिंस, ये दोनों नाम याद रखने, ये जहांगीर के शासनकाल के समय भारत आए थे। तो एक क्वेश्चन के साथ जब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो इन क्वेश्चन को आपने कॉपी पेन लेना और लिख लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले और सीटेट परीक्षाओं के लिए बहुत बेहतरीन सीरीज चलने वाली है। इस सीरीज़ को आप फॉलो करिए, शेयर करिए इस सीरीज़। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जॉर्विस संस्कृति का संबंध है। अगर जॉर्विस संस्कृति की यहाँ पे बात की जाए तो जॉर्विस संस्कृति का जो संबंध है वो किससे है? तो जॉर्विस संस्कृति का जो संबंध है वो चालकोलिथिक युग से है। तो याद रखना, चालकोलिथिक जो युग है, चालकोलिथिक जो पीरियड था उससे संबंधित है जॉर्वे, जो हमारा ये जॉर्वे कल्चर है, ये बात आपको याद रखनी है। और जॉर्वे कल्चर की मैं बात करता हूँ, शायद आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत रैंडम सुने होंगे और सीटेट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये जॉर्वे संस्कृति जो जहाँ पे सर्वाधिक जिस रीजन में फैली थी वो महाराष्ट्र वाला रीजन था। महाराष्ट्र वाला जो रीजन था उसी रीजन में सबसे ज़्यादा जो हमारी जॉर्वे संस्कृति है वो फैली थी, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है।
और भी बहुत सारे यहाँ पे पीरियड्स आए, जैसे न्योलिथिक है, चाहे पॉलियोलिथिक है, और बहुत सारे आए थे, नवपाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा वेद अंशतः एक काव्य कृति है। ऐसा कौन सा वेद है जो एक काव्य कृति के प्रकार का है, तो है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है एक प्रकार का एक काव्य कृति है। और अगर मैं वेदों की बात करता हूँ तो वेदों की संख्या 4 है, आप सभी लोग जानते हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अर्थवेद है। ऋग्वेद के बारे में इतना ही कहूँगा। यहाँ पे 10 मंडल है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा होती है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग्य युद्ध की चर्चा होती है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है वो पुरुष सूक्त की बात होती है। पुरुष सूक्त जिसमें ब्रह्मा के मुख से जो है वो ब्राह्मण आए थे, भुजाओं से क्षत्रिय आए थे, वैश्य आए थे जांघों से, और पैरों से जो है वो शूद्र आए थे। तो ऐसी बात जो है वो पुरुष सूक्त में की गई है। 1028 जो है यहाँ पे सूक्त जो है ऋग्वेद में है, और ऋचाएँ जो है वो 10,580 और कहीं कहीं पे 10,564 भी बताई गई है। तो आपको ये दोनों सारी चीज़ें याद रखनी है। भारत के संगीत से संबंधित वेद, तो भारत के संगीत से जो संबंधित वेद है वो है सामवेद। इस बारे में भी आपको याद रखना है। यजुर्वेद जो है वो काव्य कृति है। यज्ञ आदि से संबंधित वेद जो है वो कौन सा है, यजुर्वेद है। आपके जादू टोने वशीकरण और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो वो अर्थवेद है। सबसे पुराना वेद पूछेंगे तो ऋग्वेद है। आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला आपसे जैसा मर्जी क्वेश्चन पूछ ले, आपको पीछे नहीं हटना है। आप बहुत आगे जाने वाले हो, बस आपने इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जी हाँ, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन है। आपको 1 से 2 नंबर यहाँ से ये वाला शेड भी दिला के जा सकता है। झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने किसकी सेना से युद्ध किया था। तो झेलम नदी के तट पर झेलम का युद्ध हुआ था, और सिकंदर के साथ ये युद्ध हुआ था। किसकी सेना के साथ, तो पोरस। ये पोरस कौन थे, तो पोरस जो है वो एक पंजाब के राजा थे, और इन्होंने सिकंदर की सेना के साथ युद्ध किया था। झेलम नदी के तट पर जो है इनके द्वारा युद्ध किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। कब की ये बात है, तो ये 324 ईसा पूर्व में, 324 बीसी में जो युद्ध होता है। इसके बाद अगर मैं सिकंदर के बारे में बात करता हूँ तो सिकंदर पहला यूनानी था जिसने पहला यूनानी आक्रमण भारत में किया था। तो पहला यूनानी आक्रमण भारत पर जो है वो सिकंदर के द्वारा किया जाता है, और इसने खैबर दर्रे को भी पार किया था। और ये भी आपको याद रखना है कि खैबर दर्रे को किस यूनानी आक्रमणकारी ने जो है वो पार किया था। तो खैबर दर्रे को पार करने वाले सर्वप्रथम जो है वो सिकंदर थे। और 323 ईस्वी में, ईसा पूर्व में जो है 323 ईसा पूर्व में जो है इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 326 में इन्होंने जो है वो पोरस का युद्ध, जो पोरस के साथ युद्ध लड़ा था, जिसको झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। हाइडेस्पीस का युद्ध जो है इसको कहा जाता है, और वित्सता का युद्ध भी इसको कहीं ना कहीं कहा जाता है। तो 3 नाम मैंने इसको दिए थे, चाहे मैंने हाइडेस्पीस का युद्ध दिया था, चाहे मैंने इसको झेलम का युद्ध दिया था, चाहे मैंने इसको। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे। ऐसे क्वेश्चन आपको रैंडम देखने को मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो परीक्षाओं में जरूर आपको परेशान करके जाता है। तो गौतम बुद्ध की यहाँ पे बात हो रही। तो गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य गणराज्य से थे, और इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। और 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये, तो लुम्बिनी नेपाल में जो है इनका जन्म होता है। इस बात को आपने याद रखना है। इनका जो बचपन का नाम था वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। और अगर इनके बारे में बात की जाए, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, और प्रजापति गौतमी भी इनकी माँ थी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मृत्यु कुशीनगर में 60-80 वर्ष के उम्र में जो है होती है। वो 483 बीसी में इनकी जो मृत्यु होती है। इस बात को भी आपने याद रखना है। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है महात्मा बुद्ध को, वो बोध गया में होती है। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो एक बार परीक्षा में पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछा था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो कहाँ पे हुई थी। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल के वृक्ष के नीचे। कहाँ पे हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के निकट हुई थी, कल के लिए क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है। तो निरंजना नदी, निरंजना नदी, पीपल का वृक्ष, इसी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसको, महात्मा बुद्ध को। किस गणराज्य से है, जी हाँ, शाक्य गणराज्य से। गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है, गलती करेंगे तो दिक्कत आपको हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कला की कौन सी शैली ग्रीक रोमन कला के रूप में जानी जाती है। वैसे थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन यहाँ पे शायद पीपीटी कट गया था।
तो फ़ोटो पूरा नहीं आ पाया था। तो गांधार, गांधार जो कला है, गांधार जो स्कूल पेंटिंग है, वो जो है वो ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में इसको जाना जाता है। तो याद रखना है, जो गांधार जो स्कूल आर्ट है, इसको ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो डेवलप्ड हुई थी, जो गांधार स्कूल पेंटिंग है, गांधार स्कूल आर्ट जो डेवलप हुई थी, वो पहली सेंचुरी एडी में ही डेवलप्ड हुई थी। किसके शासनकाल के समय? तो कनिष्क के शासनकाल के समय, जो कि कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। बता भी चुका हूँ आपको। और ये बात आपको याद रखनी, पहली सेंचुरी में जो है गांधार स्कूल पेंटिंग जो है वो चर्चित हुई थी। इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी पाकिस्तान से नहीं बहती? तो देखिए, झेलम भी बहती है, चिनाब भी बहती है, रावी भी बहती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों नदियाँ जो है वो पाकिस्तान से बहती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हम राइट आंसर मान लेंगे। देखिए, ये सारे सिंधु की सहायक है, झेलम नदी भी, चिनाब नदी भी और रावी नदी भी। आपको मैं यहाँ से बताना चाहूँगा, सिंधु नदी जल समझौता पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना, पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो वो सिंधु नदी जल समझौता होता है, ये कब होता है? तो अगर पाकिस्तान और भारत की बात की जाए तो इसके बीच 19 सितंबर 1960, भाई डेट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीजीडी के पेपर में भी पीछे पूछा गया था। तो 19 सितंबर 1960 को होता है सिंधु नदी जल समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच ये होता है। याद रखना है, भारत से जो इस संधि पे जो हस्ताक्षर किए थे, तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और पाकिस्तान से जो अध्यक्षता की थी वो की थी मोहम्मद अयूब खान। तो याद रखना, मोहम्मद अयूब खान जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा जो है वो पाकिस्तान से अध्यक्षता की गई थी सिंधु नदी जल समझौते की, जो कि 19 सितंबर 1960 को हुआ था। भाई झेलम नदी की बात करते हैं। झेलम नदी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इसका उद्गम जो है वो बैरीनाग झील से होता है। चिनाब नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम बारालाचा दर्रे से होता है। रावी नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? तो बड़ा बंगाल के समीप कहीं से इसका जो है उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि धूपगढ़ इसका उच्चतम बिंदु है। धूपगढ़ की बात की जाए तो धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे उच्चतम बिंदु जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का वो धूपगढ़ है। गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। कहाँ पे है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला? वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में। कल के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में आप क्या जानते हो? तो ऑप्शन में अरावली पर्वत श्रृंखला दी है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। भाई विंध्य पर्वत श्रृंखला भी यहाँ पे है। और अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सबसे उच्चतम बिंदु है, सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो गुरु शिखर है। जी हाँ, जो कि राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है। विंध्य पर्वतमाला की बात करते हैं। विंध्य पर्वतमाला गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैली है। और विंध्य पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है विंध्या रेंज की, वो है गुडविल पीक। याद रखना कौन सी पीक है भाई? गुडविल पीक। हो सकता है सीटेट परीक्षा में एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाए इस वीडियो से, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अगर ताकि अधिक से अधिक लोग जो है सीटेट का फ़ायदा उठा सके। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऑरिजिनेट ओवर द। तो ये कहाँ से होते हैं? तो ये ऑरिजिनेट होते हैं कहाँ से? भूमध्य सागर से। जी हाँ, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भूमध्य सागर से जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्पन्न होते हैं, वहाँ से आते हैं ये। आप बोलते हैं कि अप्रैल और ये वाले महीने होते हैं, सर्दियों के महीने में ये बारिश कैसे होती है, कैसे? तो ये जो है वो इसी का कारण होता है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का कारण होता है। अगर आपको मैं बताना चाहूँ यहाँ से, भूमध्य सागर की बात हो रही है, तो क्वेश्चन एक बार ये भी आया था कि जो ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से कौन अलग करता है या कौन जोड़ता है? तो मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशन के जो बीच जो है ये क्या है? जिब्राल्टर स्ट्रेट है, जिब्राल्टर खाड़ी है। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ पे हिंद महासागर दिया है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन को कौन जोड़ता है? तो वे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर को जो जोड़ता है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को जो जोड़ता है, वो जोड़ता है पाक स्ट्रेट। अगर आपको लग रहा होगा पाक स्ट्रेट तो भाई इसमें तो पाक आ रहा है तो पाकिस्तान होगा, नहीं भाई, आपको याद रखना है बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन के बीच जो है वो पाक स्ट्रेट है। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार यहाँ पे अरब सागर दिया है, तो रेड सी को अरेबियन सी से, अरब सागर से कौन जोड़ता है भाई? तो ये जोड़ता है बॉब अल मंदेब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉब अल मंदेब जो है वो अरब सागर को किससे जोड़ता है? रेड सी के साथ, लाल सागर के साथ जोड़ता है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। तो सह्याद्री पर्वत माला के नाम से जो है वो पश्चिमी घाट को जाना जाता है और पूर्वी घाट को जो है महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री पर्वत माला जो है ज़्यादातर तो ये केरला में है, वैसे ये कर्नाटक में भी है, कहीं ना कहीं बाउंड्री टच करता है, केरला भी है और महाराष्ट्र में है। ये सह्याद्री पर्वतमाला यहाँ पे एक सबसे ऊंची चोटी इसकी अनामुडी है जो कि केरल में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। और पश्चिमी घाट के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ, इसको जो है वो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कहा जाता है और पूर्वी घाट को जो है महेंद्रगिरी पर्वतमाला कहा जाता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, दोनों ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, परीक्षाओं में काम आने वाली। शिवालिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्लेन एरिया जो चीज़ें आ रही है वो शिवालिक में आ रही है। जैसे कि आपका हिमाचल में अगर हम बात करते हैं, हिमाचल में एक जिला आता है उन्ना, वो शिवालिक हिल्स में आता है। तो अलग अलग चीज़ें, इंडिया लेवल का भी हम पेपर की बात कर रहे हैं तो इंडिया लेवल की ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? भाई ट्रक फार्मिंग की बात हो रही है तो ट्रक फार्मिंग का मतलब होता है जब हम फलों और सब्जियों को उगाते हैं और उनको किसी वाहन के जरिए जो हम मार्केट तक पहुंचाते हैं उसको ट्रक फार्मिंग कहेंगे। अमेरिका में इस शब्द का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो फलों और सब्जियों को जो है मार्केट तक ले जाना ट्रक फार्मिंग हम कहलाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है सब्जियों से रिलेटेड संबंधित है ट्रक फार्मिंग, इस बात को आपने याद रखना है। तो सब्जियों को जब हम बाजार तक ले जाते हैं तो उसको भी हम ट्रक फार्मिंग कहेंगे, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि तूतीकोरिन में तापीय केंद्र वाला दक्षिण भारत राज्य कौन सा है? देखिए तूतीकोरिन की बात हो रही है और तूतीकोरिन की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो थर्मल पावर स्टेशन है ये तूतीकोरिन, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। बहुत बार मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, जो मैं एसवी टेट के लिए बनाता था पहले। तो आपको याद रखना है कि जो तूतीकोरिन जो थर्मल पावर प्लांट है ये तमिलनाडु में। ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो हमारे सीटेट परीक्षा है वहाँ पे रहने वाले हैं, जैसा मेरे को लगता है। उसी प्रकार तमिलनाडु में और जैसे इन्नौर जो थर्मल पावर स्टेशन है, नेवली पावर स्टेशन है, आईएनडी जो है पावर स्टेशन है, तो इन्नौर पावर स्टेशन हो गया, नेवली पावर स्टेशन हो गया, आईएनडी हो गया सॉरी, और आपका तूतीकोरिन हो गया, ये सारे के सारे तमिलनाडु में है। देखिए तमिलनाडु में ये थर्मल पावर स्टेशन है। अगर मैं इसके बाद बात करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पावर स्टेशन जो बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, दुर्गापुर पावर स्टेशन। दुर्गापुर पावर स्टेशन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। आपका भिलाई पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरावती पावर स्टेशन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है। तो सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कोई सी चीज़ भी आपको परीक्षा में आके धोखा दे सकती, तो आप एक एक बात को याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा था? तो सबसे लंबा जो कार्यकाल किसी राष्ट्रपति का भारत में रहा है, सबसे कम जो रहा है वो जाकिर हुसैन, और सबसे ज़्यादा जो रहा है वो रहा है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, इस बात को आपने याद रखना है। बाकी सभी जो है एक बार राष्ट्रपति भारत के बने, लेकिन जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है इसका शासनकाल राष्ट्रपति रहते हुए सबसे कम था। भाई नीलम संजीव रेड्डी के बारे में आप जानते हो, निर्विरोध इनको चुना गया था। ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति भारत के हैं, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में इतना ही कहूँगा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति है इनका नाम जगदीप धनखड़ है, इस बात को भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद इस नाम से इसे जाना जाता है। तो जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है इसको जो जाना जाता है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, ये हुई थी 1875 में, और इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है? तो इसकी स्थापना की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी स्थापना जो हुई थी, इसका जो नाम बदला गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, वो बदला गया था 1921 में, इस बात को भी आपने याद रखना है। और कब इसका नाम जो हो गया था वो गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नया नाम हो गया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इस बात को आपने याद रखना है। नाम कब बदला? 1921 में भैया बदला गया था। अगले क्वेश्चन की ओर कि कानपुर में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 में जो कानपुर में जो युद्ध हुआ था इसको जो लीड किया था वो किया गया था नाना साहेब के द्वारा। किसके द्वारा? नाना साहेब के द्वारा इसको लीड किया गया था। भाई तात्या टोपे ऑप्शन में दिया है, तात्या टोपे ने कहाँ से लीड किया था? तो तात्या टोपे ने लीड किया था ग्वालियर से। रानी लक्ष्मीबाई ने लीड किया था आपके झांसी से। आपका वीर कुंवर के बारे में आपने सुना ही होगा, वीर कुंवर ने किया था बिहार से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सी टेट परीक्षाओं में बार बार ये पूछे जाते हैं भाई, तो आपको गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने, और मेरठ से जो किया था वो किया था करम सिंह ने। दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर, और
बख्त खान ने, इलाहाबाद से किया था लियाकत अली खान ने। तो सारे नाम आपको याद रखने, परीक्षा में कोई सा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। भाई ये क्वेश्चन सीटेट वालों को बहुत पसंद है। तो पुरंदर शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो इंद्र जी के लिए, इंद्र देव के लिए हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। भाई जॉइंट सेशन की बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 में की गई है। अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन बुलाता है भारत का राष्ट्रपति। मान लो कि संसद के दो सदन है, एक लोकसभा है दूसरा राज्यसभा है, अब दोनों को बुलाना है, संयुक्त अधिवेशन इसका बुलाना है, तो बुलाता तो राष्ट्रपति है, अनुच्छेद नंबर 108 में ये बात कही गई है। लेकिन इसकी अध्यक्षता जो करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। वर्तमान में जो लोकसभा का अध्यक्ष है ये ओम बिरला है, फिर से बनाया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। और राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन मैंने आपको बताया। भारत का विस्मार्ग कौन है? भारत के विस्मार्ग की बात हो रही है, तो भारत का जो विस्मार्ग है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो भारत का विस्मार्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पे सही होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लास्ट में जाके आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल जिसका नाम है यूथ अध्ययन, आप इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अगर किसी को लेने हैं नोट्स तो ये है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस नंबर पर जल्दी से जल्दी हमसे सीटेट के जीके के नोट्स जो है वो अवेयर कर सकते हैं और साइकोलॉजी के भी। तो सभी को ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। जय शंभू, जय माँ भगयाणी, हर हर महादेव।